गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस इंपोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। परसों हमने पढ़ा था कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स क्या हैं, एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल क्या होते हैं और मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या होते हैं और कैसे बनते हैं। आज हम इसका सिग्निफिकेंस पढ़ने वाले हैं, इंपोर्टेंस पढ़ने वाले हैं। प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल इज वेरी नेसेसरी, यानी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की प्रॉपर समझ का होना बहुत जरूरी है एंड हेल्पफुल फॉर मैनेजर्स, और ये मैनेजर्स के लिए हेल्पफुल भी होता है एज दीज प्रिंसिपल्स एक्ट एज गाइडलाइंस फॉर मैनेजरियल एक्टिविटीज। क्योंकि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं, है ना, ये एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल नहीं होते हैं, ये रिजिड नहीं होते हैं, और ये एक तरह से गाइडलाइंस का काम करते हैं। तो ये मैनेजर को गाइडलाइन देने के लिए, मैनेजरियल एक्टिविटीज करने के लिए गाइडलाइंस देता है, गाइडेंस देता है, इसलिए इनकी प्रॉपर समझ का होना बहुत जरूरी है। By practicing principles, manager can avoid various mistakes while dealing with the people in the organization। यानी जब कोई मैनेजर, चाहे वो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन से हो, चाहे वो बिग या लार्ज ऑर्गेनाइजेशन से हो, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, इवन किसी भी फील्ड से मैनेजर हो, अगर वो इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है, अप्लाई करता है, तो इससे वो कई तरह की मिस्टेक को अवॉइड कर सकता है। उसका जो वर्क है वो सिस्टमैटिक हो सकता है, क्योंकि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं ये मैनेजरियल एक्टिविटीज करने के लिए गाइडलाइंस प्रोवाइड करवाते हैं। अब आता था सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स इज ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। इसके कुछ कारण दे रखे हैं कि ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का इंपॉर्टेंस और बढ़ जाता है। प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी, यानी ये सिचुएशन को भांपने का, है ना, ये प्रिंसिपल्स कंडीशंस को समझने का, समझकर उसके बाद स्टेप लेने में गाइडेंस देते हैं, क्योंकि ये गाइडलाइंस प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एक्ट एज गाइडलाइंस फॉर द मैनेजर, क्योंकि ये मैनेजर्स के लिए एक तरह से गाइडलाइंस का काम कर रहे हैं। These principles improve knowledge, ability, understanding of managers under various managerial situations। यानी कई तरह की मैनेजरियल सिचुएशंस में ये, अगर जो इन प्रिंसिपल्स की स्टडी करता है या जो इन प्रिंसिपल को अप्लाई करता है, वो उन मैनेजर्स की नॉलेज को इम्प्रूव करता है, उनकी डिसीजन लेने की एबिलिटी को इम्प्रूव करता है, और उनकी समझ को भी, यानी अलग अलग मैनेजरियल सिचुएशंस में उनकी समझ को भी इम्प्रूव करता है। The effects of these principles help the managers to learn from their mistakes। और इन प्रिंसिपल का इफेक्ट ये पड़ता है कि मैनेजर अपनी गलतियों से सीख सकते हैं, उनसे गलतियां होने के चांसेस कम हो जाते हैं। इवन अगर कुछ मिस्टेक्स होती हैं तो उन मिस्टेक्स से भी वो सीख सकते हैं। These principles guide managers to take right decision at the right time। ये प्रिंसिपल्स ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, अगर इनको कोई फॉलो करता है तो ये सही टाइम पे सही डिसीजन लेने के लिए भी मार्गदर्शन देते हैं या गाइडेंस प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये कह रहे हैं यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी, यानी अंदर की तरफ झांकना, और यानी एक तरफ से जो सिचुएशन को भांप लेना, उसको फिर रियलिटी में कन्वर्ट करना, क्योंकि ये किसी भी मैनेजर की नॉलेज को इम्प्रूव करता है, उसकी एबिलिटी को इम्प्रूव करता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग को
इंप्रूव करता है। दूसरा आता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल की हेल्प से किया जा सकता है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स इंसिस्ट ऑन प्लान्ड एक्टिविटीज, क्योंकि मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं ये किन पर फोकस करते हैं, प्लान्ड एक्टिविटीज पर, है ना। जो भी प्लानिंग इन लोगों ने कर रखी है, जिन भी एक्टिविटीज को करने के लिए इन्होंने प्लानिंग कर रखी है, उन एक्टिविटीज को ये करते हैं सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैन एंड मटेरियल इन द ऑर्गेनाइजेशन। और जितना भी मटेरियल है, मैन है, उन सबको सिस्टमैटिक तरीके से उनसे काम करवाने का गाइडेंस भी ये प्रिंसिपल्स हमें प्रोवाइड करवाते हैं। Principles are designed to get maximum benefits from the human efforts and other resources. ये प्रिंसिपल डिजाइन ही इस तरह से किए गए हैं कि ये ह्यूमन एफर्ट्स का और दूसरी रिसोर्सेज का मैक्सिमम बेनिफिट इनसे हम ले सकें। इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, फॉर एग्जाम्पल साइंटिफिक प्रिंसिपल सजेस्ट टू कट डाउन द वेस्टफुल मूवमेंट्स। एक साइंटिफिक प्रिंसिपल है ना, वो इस बात पे फोकस करता है कि जितने भी वेस्टफुल मूवमेंट्स वर्कर्स करते हैं उन वेस्टफुल मूवमेंट्स को अगर कट कर दिया जाए। सपोज करें कि अगर कोई वर्कर पानी पीने ही जा रहा है और पानी पीने के लिए उसे थोड़ा दूर जाना पड़ रहा है, जिसमें उसके 5 से 10 मिनट लग रहे हैं, तो वो वेस्टफुल, वो टाइम खराब हुआ। और ऐसे अगर हमारे पास 100 वर्कर हैं तो लगभग 500 मिनट हमारे खराब होते हैं, जो कि काम का जिससे नुकसान हो सकता है। तो ये कह रहे हैं कि कट डाउन द वेस्टफुल मूवमेंट्स। सपोज करें कोई टूल बॉक्स है ना, एक मैकेनिक है जो काम कर रहा है एक जगह पर, लेकिन टूल लेने के लिए उसे थोड़ा दूर जाना पड़ रहा है, बक्से से टूल उठाना पड़ रहा है, तो उसमें भी उसका टाइम वेस्ट हो रहा है। तो उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग है, वो ये कहती है कि जो जो जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं या टूल्स हैं वो मैकेनिक के पास में ही होने चाहिए, जिससे कि उसका टाइम वेस्ट कम हो। तो वेस्टफुल मूवमेंट्स को कम करना एंड सेटिंग अप द स्टैंडर्ड टाइम टू कंप्लीट अ टास्क। और किसी भी काम को पूरा करने के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम को सेटअप करना। बाय सेविंग टाइम एनर्जी एंड एफर्ट्स एक्टिविटीज कैन बी मेड इकोनॉमिकल। और इस तरह से अगर हम टाइम बचाते हैं, एनर्जी बचाते हैं, एफर्ट्स बचाते हैं, तो इससे हमारे जो प्रोडक्ट अगर बनकर तैयार होता है या हम कोई भी काम करते हैं तो कम खर्चीला होता है, और जितनी भी रिसोर्सेज हमारे पास होती हैं उनका हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर लेते हैं। अब तीसरा इंपॉर्टेंस आता है साइंटिफिक डिसीजंस। मैनेजर्स हैव टू टेक नंबर ऑफ डिसीजंस एवरी डे। यानी कोई भी मैनेजर हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर हो, उसे डेली कई तरह के डिसीजंस लेने होते हैं। द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स enable the managers to approach various problems systematically। और मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो हैं वो मैनेजर को इस लायक बनाते हैं कि वो सिस्टमैटिकली या साइंटिफिकली सिचुएशन के अकॉर्डिंग, प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग किसी भी तरह का डिसीजन ले ले। ये उनके डिसीजन लेने की पावर को इम्प्रूव करता है। फॉर एग्जाम्पल, Taylor's principle always insists on replacement of rule of thumb by scientific approach। टेलर का एक प्रिंसिपल है ना, जो कहता है कि रूल ऑफ थंब क्या है। पहले तो आप इस बात को समझें कि रूल ऑफ थंब क्या होता है। रूल ऑफ थंब होता है अपने इशारों पर नचाना, डिक्टेटरशिप करना, कि जो मैंने कह दिया वही सही है, जो मैं कह रहा हूँ वही सही है, और जो मैं बता रहा हूँ वही होने वाला है। इसको बोला जाता है रूल ऑफ थंब। और जो मैं कह रहा हूँ ऐसा ही आप करें, क्योंकि जो मैं कह रहा हूँ वही होगा, इससे अलग कुछ नहीं हो सकता। तो ये होता है रूल ऑफ थंब, अपने इशारे पर नचाना। तो वो कहते हैं कि रिप्लेसमेंट होना चाहिए, रूल ऑफ थंब का रिप्लेसमेंट हो किससे, साइंटिफिक अप्रोच से।
ये टेलर का एक प्रिंसिपल है, वो कहता है कि जरूरी नहीं है कि मैनेजर जो सोच रहा है वही सही है, तो और जो वो डिसीजन ले रहा है वही सही है। कई बार उसका डिसीजन गलत भी हो सकता है, और हो सकता है कि वो सिचुएशन को उस तरह से ना देख रहा हो जैसे उसके वर्कर्स उस सिचुएशन को देख रहे हैं। तो वहां पर साइंटिफिक अप्रोच को फॉलो करना चाहिए, ये अच्छे से जांच परख लेना चाहिए कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। Taylor's principle always insisted on replacement of rule of thumb by scientific approach. He suggested to conduct the time study to set up the standard time. अब सपोज करें अगर हम कोई टाइम स्टैंडर्ड सेटअप कर रहे हैं कि हमारा काम इतने टाइम में हो जाना चाहिए, तो उससे पहले हमें टाइम स्टडी कर लेनी चाहिए टू परफॉर्म जॉब रेदर देन लिविंग इट्स डिस्क्रिप्शन और विल ऑफ मैनेजर। यानी अगर हम मैनेजर की मर्जी पर ये छोड़ दें, है ना, मैनेजर की समझदारी पर ये छोड़ दें कि मैनेजर जो भी डिसीजन लेगा वो सही लेगा, और हम उनसे कहें कि ये आप इस टाइम को इतने घंटों में कीजिए, तो दैट इज नॉट राइट। वो कहते हैं कि पहले टाइम की स्टडी करो, उसके बाद स्टैंडर्ड टाइम आप फिक्स करो, है ना, कि इतने समय में इतना काम होना चाहिए इस जॉब को करने के लिए। ना कि मैनेजर की मर्जी पर छोड़ देना चाहिए, ना कि मैनेजर की समझदारी पर छोड़ देना चाहिए कि ये काम उतने टाइम में हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये जो रूल है, रूल ऑफ थंब वाला जो वो है, उसको रिप्लेस कर देना चाहिए साइंटिफिक अप्रोच के साथ। फोर्थ आता है मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट, यानी एनवायरमेंट में जो जो भी चेंजेस हो रहे हैं, जितने भी बदलाव एनवायरमेंट में हो रहे हैं, और सपोज करें कि आदमी की टेस्ट ऑफ चॉइस बदल रही है, तो उस चॉइस के अकॉर्डिंग वो चेंजेस भी हमें ऑर्गेनाइजेशन में अपने लाने पड़ेंगे। तो ये क्या एनवायरमेंट में जो चेंजेस हो रहे हैं वही चेंजेस हमें अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी करने होते हैं। तो ये प्रिंसिपल्स उसमें हेल्प करते हैं कि जो जो भी चेंजेस एनवायरमेंट में हो रहे हैं उन चेंजेस को अपने ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करने के लिए ये प्रिंसिपल्स मैनेजर को ट्रेन करते हैं, है ना। अब देखिए एवरी बिजनेसमैन हैज टू मेक चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। यानी बिजनेस एनवायरनमेंट में जो चेंजेस हो रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग हर बिजनेसमैन अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी चेंजेस लाना चाहता है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ट्रेन द मैनेजर्स इन इम्प्लीमेंटिंग द चेंजेस। और मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं ये जिस भी जो भी चेंजेस एनवायरनमेंट में हो रहे हैं उनको इम्प्लीमेंट करने में, यानी सही डायरेक्शन में इम्प्लीमेंट करने में, सही लेवल पे इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करते हैं। ऑल्दो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर रिलेटिव टू जनरल गाइडलाइंस, हालांकि ये जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं ये जनरल गाइडलाइन से रिलेटिव हैं, but modifying these principal changes can be made in the organization। लेकिन इन प्रिंसिपल में चेंजेस करके हम ऑर्गेनाइजेशन में भी चेंज कर सकते हैं। फिफ्थ आता है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन इज द फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। एडमिनिस्ट्रेशन करने का काम किसका होता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट का होता है। इसको बोला जाता है प्रशासन, इफेक्टिव प्रशासन यानी कुशल प्रशासन। In this function, major plans and policies are formed, और इस एडमिनिस्ट्रेशन इज द फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट, और इस फंक्शन में बड़े बड़े प्लान्स और पॉलिसीज बनाई जाती हैं टॉप लेवल द्वारा। टॉप लेवल क्या करता है कि बड़ी बड़ी लेवल की प्लान्स और पॉलिसीज को प्रिपेयर करता है। द मैनेजमेंट प्रिंसिपल एक्ट एज गाइडलाइंस, और जो भी पॉलिसीज और प्लान्स बनाए जाते हैं उन पर ये मैनेजमेंट प्लान्स प्रिंसिपल्स एक तरह से गाइडलाइंस का काम करता है, और एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज को सिस्टमैटिक तरीके से उस पर काम करवाने के लिए ये एक तरह से बेस का काम करता है, आधार का काम करता है। इन्होंने एग्जाम्पल दिया है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। एक प्रिंसिपल है, यूनिटी ऑफ कमांड का सिद्धांत है, स्केलर चीज है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है, लीड्स टू सिस्टमैटिक एंड स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन का काम बहुत ही स्मूथ और सिस्टमैटिक तरीके से चलाते हैं। एज यूनिटी ऑफ कमांड अवॉइड्स कंफ्यूजन ऑफ मोर बॉसेस, और यूनिटी ऑफ कमांड का जो प्रिंसिपल है वो एक से ज्यादा बॉसेस के कंफ्यूजन को दूर करता है।
ये प्रिंसिपल्स आपको शायद अभी थोड़ी दिक्कत कर रहे होंगे, एग्जाम्पल में इन्होंने डाल रखे हैं, ये हम आगे क्लियरली पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएंगे। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन यूनिफाइज द एफर्ट्स ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज इन द कॉमन डायरेक्शन। और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का जो प्रिंसिपल है वो सारे एम्प्लॉयज के एफर्ट्स को एक कॉमन डायरेक्शन में लेकर जाते हैं, और स्केलर चेंज जो है ये एक तरह से सिस्टमैटिक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को पहुंचाता है। सो ऑल दीज प्रिंसिपल्स डेफिनेटली ब्रिंग इफेक्टिव एंड इफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस तरह से जितने भी प्रिंसिपल्स हैं वो इफेक्टिव और इफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर आते हैं, इसलिए ये इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन को भी क्रिएट करने का काम करते हैं प्रिंसिपल्स। तो ये भी एक इसका इम्पोर्टेंस हुआ। अब आते हैं फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि हम सोसाइटी की रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं, और हम खुद भी, कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन खुद भी सोसाइटी का ही पार्ट होता है, और वो एक तरह से सोसाइटी क्रिएट भी कर रहा होता है। अब बिजनेस इज क्रिएशन ऑफ सोसाइटी, एक बिजनेस जो है वो सोसाइटी का क्रिएशन है ना, एंड मेक्स यूज ऑफ रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी, और वो क्या कर रहा है, सोसाइटी की ही रिसोर्सेज का यूज कर रहा है। So it must do something for society also by performing some social responsibility. इसलिए उसे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, यानी ऑर्गेनाइजेशन का ये कर्तव्य बनता है कि वो सोसाइटी के लिए भी कुछ करे और सोसाइटीज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी पूरा करे। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स नॉट ओनली एक्ट एज गाइडलाइंस फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। और जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं ये ना केवल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में गाइडलाइंस प्रोवाइड करवाते हैं, but these principles also guide managers to perform social responsibilities। बल्कि ये प्रिंसिपल्स मैनेजर को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने में भी गाइड करते हैं। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया है, द प्रिंसिपल ऑफ फेयर रेम्युनरेशन इंसिस्ट ऑन एडिक्वेट सैलरी और एम्प्लॉयज एंड टेक केयर इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉयज आल्सो। ये फेयर रेम्युनरेशन किस बात पर फोकस करता है कि जितने भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनको कॉम्पिटिटिव सैलरी दी जाए, है ना, और उनकी इस बात में ध्यान रखा जाए कि वो किस चीज को काम में, किस फील्ड में काम करने में वो उनका इंटरेस्ट है, तो उसी हिसाब से उनको अपॉइंट भी किया जाना चाहिए। तो ये भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च, ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये मैनेजमेंट की ट्रेनिंग करवाने में हेल्प करते हैं, एजुकेशन और रिसर्च करने में भी हेल्प करते हैं। द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स स्ट्रेस इन साइंटिफिक जजमेंट्स एंड लॉजिकल थिंकिंग। मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं ये फोकस करते हैं साइंटिफिक जजमेंट पे और लॉजिकल थिंकिंग पे। These principles act as These principles act as base of doing research and development in the management studies। और ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये एक तरह से मैनेजमेंट स्टडीज के लिए, रिसर्च और डेवलपमेंट को करने के लिए बेस भी तैयार करते हैं। एज दीज प्रिंसिपल्स प्रोवाइड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज टू परफॉर्म रिसर्च वर्क। और यही प्रिंसिपल्स रिसर्च वर्क करने के लिए एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज भी देते हैं, जनरेट मोर एंड मोर नॉलेज, और इसके साथ वो ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को भी जनरेट करते हैं। दे हैव प्रोवाइडेड न्यू आइडियाज, इमेजिनेशन, बेस फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च और डेवलपमेंट करने के लिए बेस भी प्रोवाइड करवाते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर द कोर ऑफ मैनेजमेंट थ्योरीज, यानी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो मैनेजमेंट थ्योरीज का आधार है। दीज एक्ट एज बेस फॉर मैनेजमेंट ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, क्योंकि ये मैनेजमेंट ट्रेनिंग और एजुकेशन का बेस बनने का काम भी करते हैं। प्रोफेशनल कोर्सेज सच एज BBA, MBA also teach these principles as a part of their curriculum। जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज आप करते हैं, चाहे BBA कर रहे हो चाहे MBA करते हो, तो ये क्या है, उनकी स्टडी क्यूरिकुलर का ये प्रिंसिपल उनके पार्ट होते हैं। ऑल द मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट टेक एप्टीट्यूड टेस्ट एंड दीज टेस्ट आर बेस्ड ऑन द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ओनली। और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं, और ये टेस्ट सारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल पर ही डिपेंड करते हैं। अब शुरू होते हैं फेयोल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट।
फियोल का मैं बता दूं आपको, फियोल ने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए हैं, है ना। तो इन्होंने 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिए हैं, इनका बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है। पहले मैं आपको वैसे ही बता दूं कि इन्होंने कौन कौन से कंट्रीब्यूशन किए हैं। इन्होंने सबसे पहला काम जो किया वो ये कि इन्होंने टेक्निकल स्किल्स और मैनेजरियल स्किल्स में से टेक्निकल और मैनेजरियल स्किल्स में इन्होंने डिफ्रेंशिएट करके बताया, डिस्टिंक्शन करके बताया कि किस तरह से दोनों अलग अलग हैं। फिर जो 5 स्टेप्स हम मैनेजमेंट में पढ़ते हैं, जो 5 स्टेप्स हमने पीछे मैनेजमेंट में भी पढ़े हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, इनको भी, इन स्टेप्स को भी इन्होंने ही जनरेट किया था, इन्होंने ही पहचाना था, और उसको प्रोसेस का नाम भी इन्होंने ही दिया था। और इसके बाद इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बनाए, जो कि किसी भी मैनेजर के लिए एक तरह से गाइडलाइंस का काम करते हैं। तो ये इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मैनेजमेंट में। और आज ये जो इनका कंट्रीब्यूशन है, ये जो इनका वर्क है, ये पूरी दुनिया इसको अप्लाई करती है। और यही कारण है कि हेनरी फियोल को मैनेजमेंट स्टडीज और थॉट्स का फादर माना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार 1 मार्क्स में भी आता है, पूछा जाता है हु इज द फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड थॉट्स। तो इसके फादर हेनरी फियोल हैं, है ना। तो इस बात को आपने समझना है। फिर उनकी लाइफ हिस्ट्री इन्होंने थोड़ी सी दे रखी है। हेनरी फ्योल वॉज बॉर्न इन फ्रांस इन 1841। हेनरी फ्योल जो थे वो 1841 में फ्रांस में पैदा हुए। ही गॉट डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग 1860, और 1860 में उन्होंने माइनिंग इंजीनियरिंग में डिग्री ली एंड स्टार्टेड वर्किंग एज इंजीनियर इन अ कोल माइनिंग कंपनी। और एक कोल माइनिंग कंपनी में इन्होंने इंजीनियर के रूप में काम शुरू किया। In 1888, he was promoted as the managing director of the company। और 1888 में उनको कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया। At that time, the company was in the situation of insolvency। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस टाइम पर इनको मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया, उस टाइम में वो कोल माइनिंग कंपनी इंसॉल्वेंसी की सिचुएशन पर थी, यानी वो कंपनी लगभग बर्बाद हो चुकी थी, दिवालिया हो चुकी थी। और इन्होंने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और फिर इन्होंने अपनी मैनेजरियल टेक्निक्स को अप्लाई किया ताकि वो उस कंपनी को उस सिचुएशन से बाहर निकाल सके। और सबसे बड़ी बात ये कि उस चैलेंज को जब इन्हें एक्सेप्ट किया और उस पर अपनी मैनेजरियल टेक्निक्स अप्लाई की, और वो ऐसा करने में कामयाब भी हुए। तो 30 साल बाद जब वो उस कंपनी से रिटायर हुए, तो वो कंपनी उस समय कोयल स्टील कंपनी जो थी, वो बहुत ही स्ट्रांग फाइनेंशियल बैकग्राउंड के साथ लीडिंग कंपनियों के साथ खड़ी थी, लीडिंग कंपनीज के साथ अपनी पोजीशन बनाए हुए थी। तो ये एक बहुत ही बेहतर तरीके से इन्होंने उस कंपनी को इन्होंने उठाया। मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ फ्यूल दे रखा है। हेनरी फ्यूल बिकेम फेमस as father of management studies and thoughts because of the following contributions. He made clear distinction between technical and managerial skill. He identified the main steps in the process of management which are considered the major functions of management: planning, organizing, staffing, directing, controlling। यही बताया मैंने आपको कि इन्होंने ही मैनेजमेंट के प्रोसेस के उन स्टेप्स को पहचाना जिनको आज हम प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग बोलते हैं। उनको आइडेंटिफाई करने का काम सबसे पहले इन्होंने ही किया था, और इन्होंने ही 14 प्रिंसिपल्स को डेवलप किया था जो किसी भी मैनेजर के लिए मैनेजरियल एक्टिविटीज करने के लिए एक तरह से गाइडलाइंस का काम करते हैं। क्लियर है आप सभी को? आप सभी को क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत परेशानी? चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी कल स्टार्ट करते हैं। कल हम पढ़ेंगे इसके प्रिंसिपल्स। एक बार आप खुद भी पढ़ना ताकि आप लोगों के लिए समझना इजी हो जाए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।